औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। आज एमसीक्यूज़ के सिलसिले में मैं आपके सामने आपकी टेक्स्ट बुक के दो चैप्टर 6 ग्रेविटेशन और चैप्टर 7 वर्क पावर एंड एनर्जी के रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से देखते हुए एमसीक्यूज़ पास पेपर्स में जो आ चुके हैं उनको लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम और आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट उठाएंगे। याद रहे बेटे, 42 मार्क्स का सेक्शन है आपका, पहला सेक्शन एमसीक्यूज़ का, और वो आना इसी रिड्यूस सिलेबस में से है, आपकी बुक को कवर करेगा। तो मैं यही चाहूँगा कि आप पहले इन पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ को अच्छा करें और उसके बाद इनसे रिलेटेड जो बुक के अंदर और भी पॉइंट्स गिवन हैं उनको भी स्टडी करें ताकि मैथमेटिकल मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएं। तो आइए आगाज़ करते हैं अपने आज के सिलसिले का। पहला एमसीक्यू जो आपके सामने आ रहा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है चैप्टर 6 का, जो अब तक एग्ज़ाम में नंबर ऑफ टाइम्स आ चुका है। तो मैं आप सबसे ही चाहूँगा कि आप इसको बहुत तसल्ली से समझें और याद रहे पेपर में एज इट इज़ एमसीक्यू नहीं आएगा, इसमें माइनर सी चेंजेस हो सकती हैं। तो अगर आपने इसको समझा हुआ होगा तो होपफुली आप उस एमसीक्यू को जो एग्ज़ाम में चेंज होकर आएगा आप इंशाल्लाह सही कर लेंगे। तो आइए क्या कहता है इसको समझते हैं। कहा ही जा रहा है कि जो अर्थ है इसका सरकमफेरेंस है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी 9.8 होती है। अभी यहाँ ये सिचुएशन आ रही है कि एक मैन को जो है ये लोग ऊपर लेकर जा रहे हैं अर्थ के सरफेस से, और वो जो हाइट वो कवर करेगा ऊपर जाते वक्त वो अर्थ की रेडियस जितनी है, यानी जो डिस्टेंस ये ऊपर कवर करने जा रहा है वो मैं समझाने के लिए आपकी डायग्राम बनाई थी। एक्चुअली पूरा डिस्टेंस जो ये अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएगा ये रेडियस के बराबर है। यानी अगर हम इसका फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ देखेंगे तो वो रेडियस का डबल हो जाएगा। ये समझाने की कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पर कि अगर एक डायग्राम हमें मिल जाए और उससे हम ये समझ सकें कि यहाँ क्या हो रहा है। एक्चुअली सीन ये है कि अगर ये अर्थ का सरफेस है तो पहले ये डिस्टेंस पहले से इसका रेडियस के बराबर है, और अब ये इतना ही डिस्टेंस आपका और ऊपर कवर कर रहा है, यानी ये भी आर हो गया और ये भी आपके अर्थ का रेडियस हो गया। तो अब अगर हम यहाँ आ जाएंगे इस पॉइंट पर तो ये पूछ रहा है कि अब वैल्यू ऑफ जी कितनी होगी। तो यहाँ पर मैं बात क्लियर कर दूं कि एग्जाम में जब ये एमसीक्यू आए तो आपने जिस पॉइंट को ज़्यादा डिटेल में देखना है वो ये पॉइंट है कि जिस वो हाइट पे लेके जा रहे हैं कि वो कितनी है। यहाँ पे इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ आ सकता है, डबल द रेडियस ऑफ अर्थ आ सकता है, 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ आ सकता है। तो आपने खुद समझना होगा कि फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ तो जो वो सरफेस ऑफ अर्थ पे पहले था जहाँ वैल्यू जी 9.8 थी उसका डिस्टेंस अर्थ की रेडियस के ही बराबर था, लेकिन अगर ये ऊपर जाते हैं तो वो फिर उतने रेडियस उसमें ऐड होते जाएंगे। जैसे अभी ये अर्थ रेडियस जितना ऊपर निकल गया तो सेंटर से फासला हमारा आर नहीं रहा है बल्कि 2r हो गया है, ये 2r ही हो गया है। तो अब अगर एग्जाम में यहाँ पे डबल द रेडियस आता है तो फिर वो 2 रेडियस ऊपर बनाएंगे और एक उसमें ऐड करा तो 3r ही हो जाएगा। ऐसे ही अगर 3 टाइम रेडियस आता है तो 3 ऊपर रेडियस और एक नीचे वाला तो 4 रेडियस हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में ये एमसीक्यू बहुत आराम से पढ़ना होगा। और एक बात और कि जैसा कि आपको पता है कि W बराबर होता है mg के, W इक्वल टू mg जो वेट का फॉर्मूला है, तो इसमें जो चेंजेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g में आ रही होंगी वही चेंजेस वेट में आ रही होंगी। जैसे अभी इन्होंने एमसीक्यू पूछा है कि बताइए उसका वेट, उस आदमी का वेट इतनी हाइट पे जाने के बाद कितना हो जाएगा अर्थ के रिलेटिव। तो जहाँ वेट लिखा हुआ है यहाँ पर मोस्ट कॉमनली आ सकता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, g की वैल्यू अब क्या हो जाएगी। तो जो चेंजेस g में आएंगी वही चेंजेस वेट में आएंगी। तो अब आइए हम इस ब्लैंक को समझते हैं। पहले g का चेंज निकालते हैं कि g में क्या चेंज आएगा। तो जब बेटा ये ऊपर जाएगा तो r प्लस r तो ये हो जाएगा 2re। तो मैंने ये स्मॉल g का फॉर्मूला आपको दिखाया जो आप पढ़ चुके हैं मैट्रिक में भी और यहाँ फर्स्ट ईयर में भी। आपने यहाँ जाकर अब re की जगह पे 2re रख दिया। वजह उसकी ये है कि अर्थ रेडियस इतना आप ऊपर गए हैं। अगर यहाँ पे डबल या ट्वाइस आ जाएगा तो 2re प्लस re 3re रखेंगे आप यहाँ पर। तो अब उसका स्क्वायर खोला तो 1/4 हो गया और आगे दोबारा पूरा वही स्मॉल जी का फॉर्मूला बन गया। इट मीन्स अगर हम अर्थ के रेडियस जितना ऊपर चले जाते हैं
तो हमारी जो वैल्यू ऑफ जी है वो 1/4 रह जाएगी अपनी एक्चुअल वैल्यू के जो अर्थ के सरफेस पे थी। इट मीन्स जो चेंज जी में आया वही चेंज वेट में आएगा कि उसका वेट भी जो है आर ई डिस्टेंस जाने के बाद 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। वही जो एमसीक्यू पीछे डिस्कस हुआ तकरीबन वैसा ही एमसीक्यू दोबारा आया, क्योंकि मैंने इसको दोबारा से डाला कि एग्जाम में काफी बार आ चुका है। तो अब यहाँ पे ये वर्ड यूज कर रहा है ट्वाइस ऑफ द रेडियस, यानी ऊपर जा रहा है। और अब ये वेट का नहीं पूछ रहा है, ये स्मॉल जी के बारे में पूछ रहा है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी की वैल्यू ऊपर जाने के बाद कितनी हो जाएगी। तो ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्मॉल जी पहले 1/4 हो गया था, अब चूंकि ट्वाइस अर्थ रेडियस जितना ऊपर गया है तो 2 रेडियस ऊपर और एक उसका पहला, तो 3 RE हो गया और फिर उसका स्क्वायर करो तो 1/9। तो आपका जो अब वैल्यू ऑफ जी हो जाएगी वो 1/9 हो जाएगी। स्मॉल जी है बेटा, ख्याल कीजिएगा। चलते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आ गया, पास्ट ईयर में आ चुका है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली पहली बार किसने बनाई? ये बहुत ही आसान है, कैवेंडिश। ये मैट्रिक में भी आप पढ़ चुके हैं साइंटिस्ट का नाम, तो कैवेंडिश याद रखिएगा। इन्होंने वैल्यू ऑफ जी बनाई थी एक्सपेरिमेंटली। चलते हैं आगे। अगला एमसीक्यू कवर कर रहा है आपके चैप्टर 1 के डायमेंशन को भी, और यहाँ पर भी डायमेंशन मांग रहा है कैपिटल जी की। तो बोला कि कैपिटल जी की डायमेंशन क्या होगी, तो ये एग्जाम में काफी बार आ चुका है एमसीक्यू। तो हमने देखना है एक ऐसा फॉर्मूला जिसे कैपिटल जी आता हो। तो वही स्मॉल जी जो पीछे फॉर्मूला में लगाया, एक बार फिर मैंने यही फॉर्मूला लिया और इसको कैपिटल जी के लिए अरेंज कर दिया। जैसा कि आपको पता है कि डायमेंशन बनाते वक्त हमें जो अंदर क्वांटिटीज आ रही हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे सबसे स्मॉल जी को देख लें, ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT-2। आर आपका रेडियस, ये डिस्टेंस है, एल में मेजर करेंगे, मास एम में। तो अब इन तीनों को हटाएंगे फॉर्मूले में और इनकी डायमेंशन लाकर इनकी जगह पे रखेंगे। स्मॉल जी को हटाया, एक्सेलरेशन की डायमेंशन रख दी, रेडियस को हटाया, लेंथ रख दिया, एम को हटाया, मास रख दिया। और अब ये एम ऊपर जाके -1 हो गया, एल स्क्वायर और एल क्यूब हो गया, T-2। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पीछे की तरह ही है जो हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं कि एक आदमी का वेट दिया हुआ है अर्थ के ऊपर 600 न्यूटन, और बोल रहा है बताओ उसका वेट मून पे कितना होगा, जहां वैल्यू ऑफ जी रह जाती है 1/6 डेट एट द अर्थ। तो अब जो चेंज वैल्यू ऑफ जी में आएगा वही चेंज वेट में आएगा। मैंने यहाँ क्लियर करके दिखाया, जब वैल्यू ऑफ जी मून पे जाके 1/6 ग्रेविटी एट अर्थ हो जाती है, तो वेट एट मून mgm, फिर लाके उसकी वैल्यू रखी, और अब वेट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 600 न्यूटन अर्थ पर। तो इट मीन उसको भी जी 16 हो जाएगा, तो वेट भी 16 हो जाएगा। 6 से डिवाइड करा तो 100 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर, कि उसका वेट मून पे जाने के बाद 100 न्यूटन रह जाएगा। चलते हैं आगे। ये जो आपके सामने एमसीक्यू दिखाया जा रहा है ये बहुत बार आ चुका है। ये हम याद रखें चैप्टर 7 पर अब आ गए हैं, क्योंकि मैं रेडियो सिलेबस को कवर कर रहा था, तो चैप्टर 6 के बाद हम 7 पर आ गए हैं। और यहाँ पर ये ब्लैंक जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये नंबर ऑफ टाइम आ चुकी है और बहुत ईजी है। यहाँ ये काइनेटिक एनर्जी के हवाले से आपसे पूछ रहा है कि अगर हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के मास को और उसकी वेलोसिटी को डबल कर दें तो बताएं उसकी काइनेटिक एनर्जी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लगाया कि यही का फॉर्मूला, और फिर जो नया मास है वो डबल कर रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है, और स्पीड को भी डबल किया जा रहा है। तो मैं इस फॉर्मूले दोबारा वापस गया और मैंने जो नई काइनेटिक एनर्जी बनेगी उसको के डैश का नाम देकर मास को 2m कर दिया और वेलोसिटी को भी 2v कर दिया। और अब ये जो आपके पास 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 to the 8, तो ये 8 बाहर आ गया और अंदर दोबारा काइनेटिक एनर्जी का वही फॉर्मूला बन गया जो ऊपर है। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी में 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा अगर आप मास और स्पीड दोनों को डबल करते हैं। मगर मैं ये इस ब्लैंक के तवज्जुह से ये बात क्लियर कर दूं आपको कि ऐसी ब्लैंक एग्जाम में चेंज होकर आ सकती है। हो सकता है वो मास को डबल करे, वेलोसिटी को हाफ कर दे, या किसी एक को छेड़े, मास को या वेलोसिटी को छेड़े। तो बार बार मैं आपको समझाऊंगा कि आप अपने सवाल को आराम से पढ़िएगा, देखिएगा कि चेंज किस में आ रहा है। क्या वो मास को चेंज कर रहा है, क्या वो वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, या वो दोनों को चेंज कर रहा है। और ऐसा भी हो सकता है, एक बार एमसीक्यू एग्जाम में ये आ गया था कि मास को उसने डबल करा,
वेलोसिटी को उसने हाफ करा या मास को 4 टाइम करा, तो उससे ये हुआ कि दोनों में इंक्रीज या चेंज तो आया, लेकिन दोनों कैंसिल आउट हो गए और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वही बनी जो पहले थी। तो ऐसा भी मुमकिन है कि एक रिमेन सेम का ऑप्शन भी वहां पे आपको मिले, लेकिन अभी यहाँ पर 8 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। बेटा ये अगला सवाल आपके सामने आ गया है, जो कि चैप्टर 7 में एक टॉपिक है पावर। तो उसके अकॉर्डिंग या वहां से लिया जा रहा है कि जैसे कि बताया कि पावर कहलाती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पे रेट ऑफ डूइंग वर्क के बारे में पूछ रहा है कि पावर 0 अगर करनी है तो हमें फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान क्या एंगल रखना होगा। बहुत ही ईजी एमसीक्यू है, मैट्रिक में आप पढ़ चुके हैं कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और जब हम वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे तो बन जाता है पावर, और फिर सीधे हाथ पर टाइम जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बन जाएगा वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला बन गया एफ डॉट वी, जैसे वर्क होता है एफ डॉट डी तो पावर हो गया एफ डॉट वी, और डॉट प्रोडक्ट को हटाया तो वहां लगा दिया कॉस थीटा। अब सोचना ये कि एंगल कौन सा रखा जाए जिस पे इनके डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आ जाएगा। तो एज यू नो कि जब एंगल 90 डिग्री बनेगा तो कॉस 90 क्या होता है 0, और ये पूरी पावर आपकी क्या हो जाएगी 0, यानी 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर अगर आपको रेट ऑफ डूइंग वर्क को 0 करना है। चलते हैं आगे। ये सवाल भी एग्जाम में आ चुका है, जहां पर आप इसको बहुत आराम से देखें कि एक बकेट है, यानी सामान है जिसका मास 10 kg और ये डाउनवर्ड मूव किया जा रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। यानी ग्रेविटी आपको पता है जो बॉडी का वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड एक्ट करती है, और ये ऑब्जेक्ट भी जो है डाउनवर्ड मूव किया जा रहा है, उसका मास दिया हुआ है, और फिर आपको डिस्टेंस कि इतना डिस्टेंस अगर वो नीचे आता है तो बताइए जो वर्डन होगा इस ऑब्जेक्ट पर वो कितना होगा। तो मेरे बेटे यहाँ पर आपके पास ये वर्डन इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी के, यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो m आपको यहाँ पे दिया हुआ है 10, g आपको पता 9.8 होता है, और h आपका 1 मीटर है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो वो लूज करेगा नीचे आने में वही वर्डन के इक्वल हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर mgh जब हमने वैल्यूज पुट करी तो 98 जूल प्लस में आपका ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि डाउनवर्ड आ रहा है तो इसलिए ग्रेविटी नीचे प्लस में ही होती है। तो 98 जूल इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर रिलेटेड हो गया पावर से कि एक वेट लिफ्टर वेट उठा रहा है और अपनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो बताया गया अगर 500 जूल की एनर्जी वो कंज्यूम करता है 2 सेकंड के अंदर किसी लोड को उठाने में, तो आप बताइए उसने कितनी पावर इस्तेमाल करी। तो पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। आपको यहाँ पर उन्होंने वर्क दे दिया, एनर्जी दे दी, डिवाइड करेंगे आप टाइम से 2 सेकंड, तो 250 वॉट इज द करेक्ट आंसर। बेटा ये एमसीक्यू जो आप देख रहे हैं ये बहुत बार पास्ट ईयर में एग्जाम में आ चुका है। किलोवाट आवर, यानी बच्चे को कंफ्यूज किया जाता है यहाँ पर कि किलोवाट जैसा कि आपको पता है वॉट पावर का यूनिट है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ किलोवाट नहीं है बल्कि उसके साथ आर भी आके मल्टीप्लाई हो रहा है आगे। तो इट मीन्स इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम। मैंने यहाँ करके दिखाया आपको, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम और वर्क हो जाएगा पावर इनटू टाइम। इट मीन्स ये यूनिट कतन पावर का नहीं है बल्कि ये एनर्जी का यूनिट है, क्योंकि वर्क या एनर्जी दोनों का यूनिट जूल होता है, सेम यूनिट होता है। तो इट मीन्स ये यहाँ पर एनर्जी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आया है, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन मांग रहा है, पास्ट ईयर में आ चुका है एग्जाम में। तो आपको जैसे फॉर्मूला पता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv²। याद रहे जो कांस्टेंट्स होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, तो ये हाफ को यहाँ से हम डायमेंशन बनाते वक्त इग्नोर कर देंगे। मास m हो गया और वेलोसिटी आपको पता ही है LT-1, तो मैंने m को हटा के m रखा और वेलोसिटी पे स्क्वायर आ रहा है तो LT-1 पे स्क्वायर लगाया, और अब ये स्क्वायर दोनों पे अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, तो L पे स्क्वायर अलग आ गया T-2। तो ये काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन है mL² T-2। एनर्जी अगर बोलता है सिंपल तो उसकी डायमेंशन भी यही होगी जो आपको दिखाई दे रही है, चाहे वह वर्क के फॉर्मूले से बनाएं, चाहे वह पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से बनाएं, चाहे वो KE से बनाएं, ये डायमेंशन है काइनेटिक एनर्जी की
चलते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये आ चुका है आपके पेपर में कि ओशियन टाइड्स, समंदर में जो टाइड्स बनती हैं इनका मेन रीज़न क्या है। तो यहाँ पे आपको मैंने डायग्राम भी बड़ी हेल्पफुल दिखाई है कि आप देख सकते हैं कि जो आपका प्लानेट अर्थ है इसको इसको अट्रैक्ट करते हैं सन भी और मून भी, अपनी ग्रेविटेशनल पुल इस पे लगाते हैं। तो देखें सन भी अपनी पुल लगा रहा है, मून भी इस पे लगा रहा है, और दोनों जो इसको अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं इसकी वजह से ही टाइड्स क्रिएट होती हैं। तो ये यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका रीज़न क्या है इन टाइड्स क्रिएट होने का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ बोथ सन एंड मून, दोनों अपनी अपनी पुल लगाते हैं और उससे ये ज़मीन में टाइड्स क्रिएट समंदर में होती हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आ गया, ये भी पास्ट में बहुत बार आ चुका है कि किलोवाट आवर ऊपर डिस्कस हुआ था कि वो पावर का यूनिट नहीं है, बल्कि ये जो हमारे घर में बिल्स आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये उसका कमर्शियल यूनिट है, किलोवाट आवर यानी एनर्जी का यूनिट है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी याद रखें एनर्जी या वर्क का यूनिट है। तो अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि दोनों किसके यूनिट हैं, तो एनर्जी के यूनिट हैं। लेकिन मैंने इस ब्लैंक को थोड़ी सी और आगे 2-3 एमसीक्यू कवर करने की कोशिश करी है कि पुराने ईयर में आ चुका है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। तो याद रखें किलो मतलब 1000, आर मतलब 3600 सेकेंड। तो पहले उसको एसआई यूनिट में लाएंगे तो 3600 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आपका ये 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो ये कन्वर्जन आप याद रखें कि 1 किलोवाट आवर में इतने जूल होते हैं। तो इससे आपको ये भी याद रहेगा कि जूल एनर्जी का यूनिट है, तो किलोवाट आवर भी एनर्जी का ही यूनिट है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक बहुत छोटा यूनिट है, ये आप जाके सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो मैंने सर यहाँ पे इसकी कन्वर्जन दे दी है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 जूल, यानी बहुत छोटा यूनिट है, इतने कम जूल होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। तो ये कन्वर्जन भी याद रखें और ये भी याद रखें दोनों एनर्जी के यूनिट्स हैं। चलते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आया है, बहुत इजी सा है कि उससे पहले हमने एक बकेट वाला सवाल करा था जो डाउनवर्ड आ रहा था। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं, अपवर्ड थ्रो करते हैं, तो अब बताइए जो उस पर वर्डन हो रहा है उस ऑब्जेक्ट पर वो कैसा हो रहा है। तो याद रहे जो बॉडी का अपना वेट है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट करती है, लेकिन आप इसको ऊपर फेंक रहे हैं तो जो फोर्स है वो डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट आप ऊपर कर रहे हैं, तो इनका एंगल बन गया 180 डिग्री। और फिर जब वर्क की बात करें तो ये एफ एस कॉस थीटा होता है और कॉस 180 -1 आएगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की जानिब थ्रो किया जाएगा तो उस पर जो वर्डन हो रहा होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा, और जब वो नीचे आएगा तो वर्डन पॉजिटिव लिया जाएगा। तो नेगेटिव इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा मैंने आपके सामने चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 रिड्यूस सिलेबस को सामने रखते हुए एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। होपफुली मैंने एग्ज़ाम के पास पेपर से काफ़ी एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं। मेरा मैसेज आपको ये है कि आप इस पर वर्किंग करें, इनको समझें कि 3 आंसर क्यों गलत हैं और एक ऑप्शन क्यों करेक्ट है। अगर आप इसको असेस कर लेते हैं तो फिर इसका जो फ्रूटफुल पॉइंट है वो यही है कि 42 एमसीक्यूज आपके सेक्शन में आएंगे और यकीनन इन 2 चैप्टर से 5 से 6 एमसीक्यूज कवर होंगे। तो ये मेहनत आपकी ज़ाया नहीं जाएगी। आप अच्छे अंदाज में इसको बार बार रिपीट करें और बुक से सर्च करें कि जो मैंने आपको समझाया इसको आपको खुद को भी सेटिस्फाई करना है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फी अमानिल्लाह।